नमस्कार, स्वागत है आपका। आप इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। बात ग्राउंड रिपोर्ट की। दिन भर क्या घटा है प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अजय राय के उस बयान से। सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे जिसने विपक्षियों को एक मौका दे दिया है कांग्रेस पर बयानबाजी करने का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राफेल मामले पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं बस उनकी आंखें खोलना चाहता था, उन्हें दिखाना चाहता था कि जनता कार्रवाई चाहती है, आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अजय राय नींबू मिर्ची के साथ एक बयान देकर बुरी तरह फंस गए हैं। अब उनके बयान पर बीजेपी एग्रेसिव है, लगातार उनको घेर रही है। आज इसी मामले में अजय राय ने अपनी सफाई पेश की। अजय राय कहते हैं कि उन्होंने ये बयान सरकार की आंखें खोलने के लिए दिया था। सरकारी कार्रवाई कब करेगी, ये बड़ी बात है। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बनारस से ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, वाराणसी से, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान इस समय विवादों में है। उनके इस बयान के बाद तमाम तरीके की राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। जमील हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं वाराणसी से। जमील, पहले तो हमारे दर्शकों को वो बयान बताइए, क्या था जिसको लेकर के अजय राय खुद ही फंस गए? देखिए, बिल्कुल सवाब हम अपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों को बता दूं इंडिया न्यूज़ के कि अजय राय जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल बनारस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि राफेल जो लाया गया है, जो खरीद कर आया है, उसे आखिर किस लिए लाया गया है? अब क्या ये इससे बेहतर कोई मौका मिलेगा जब पाकिस्तान के ऊपर हमला होना चाहिए? उन्होंने कहा कि सिर्फ नींबू और मिर्चें बाँध कर रखना, ये कहीं से इंसाफ नहीं है, बल्कि उन्होंने एक डेमो दिखाते हुए कहा कि ये वही डेमो राफेल का है और इसमें नींबू और मिर्ची उन्होंने बाँध के लाए थे। उन्होंने कहा ये मेरा नींबू नहीं है, न मेरा मिर्च है। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस उन्होंने जब राफेल को खरीद के लाए थे, वो उस समय का नींबू और मिर्च दिखा रहे थे। उसके बाद उन्होंने आज बयान में अपनी बातचीत करते हुए लोगों से मतलब बात किया था और बताया कि मैं तो सिर्फ सरकार की आँखें खोलना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि आखिर कब पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होगी। जनता चाहती है कि आखिर पाकिस्तान के ऊपर कब कार्रवाई होगी। और आतंकवाद को पनाह देने वाले के ऊपर कब कार्रवाई होगी। तो इस तरह के बयान को लेकर अजय राय हमेशा से जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं तो निश्चित तौर पर सरकार उसको घेर रही है, क्योंकि ये सिर्फ राफेल पर सवाल नहीं है, बल्कि पूरे सैनिक पर सवाल है कि अजय राय ने जिस तरह से बयान दिया ये कहीं न कहीं निंदनीय है। और शायद यही वजह है कि आज अजय राय ने फिर से एक बार कहा कि मैं सरकार की आँखें खोलना चाहता था और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई हो, आतंकवादी के ऊपर कार्रवाई हो, आतंकवादियों को पनाह देने वाले के ऊपर कार्रवाई हो। और जमील, बीजेपी इसका क्या मुद्दा बना रही है? बीजेपी ये लगातार कह रही है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि ये अजय राय का जो बयान है, ये सिर्फ राफेल नहीं बल्कि जो सैनिक हैं, उनके ऊपर एक सवाल है। ये बहुत ही घटिया बयानबाज़ी है, इस तरह के इस वक़्त में बयानबाज़ी नहीं देनी चाहिए जब देश के साथ तमाम लोग हैं, या यूँ कह लें कि उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यानी कि सरकार के साथ उस समय उन्होंने कहा कि सरकार जैसा चाहे वैसा करे, हम उनके साथ हैं, पूरा विपक्ष उनके साथ है। लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष का इस तरह का बयान आना कहीं न कहीं सवाल खड़े करते हैं कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के बयान क्यों दिए? क्योंकि सरकार तो कह दी है कि सैनिक को पूरी छूट है, समय और सीमा वो तय करे और कब चढ़ाई करे। इस तरह के सरकार की तरफ से खुली छूट दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नज़र आया कि ये बयान कहीं न कहीं छोटी बयान कही जा सकती है और लगातार इस पर बीजेपी के नेताओं को घेर रहे हैं। और क्या इस बयान के बाद अजय राय के किसी तरीके से आप लगता है कि कांग्रेस को भी इस पूरे मामले पे बैकफुट पर ढकेल दिया है बीजेपी ने?
बिल्कुल, देखिए एक तरफ राहुल गांधी पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग सरकार के साथ है, क्योंकि एक बड़ा घटना है। पहलगाम घटना जो है बहुत बड़ी घटना है, लगभग 26-27 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर ये सरकार के साथ सारे लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन अजय राय का जो बयान है, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता कि अजय राय अब भी राजनीति कर रहे हैं। इतने बड़े जो घटना घटी है पहलगाम जैसे घटना को भुलाया नहीं जा सकता। और निश्चित तौर पर वो तमाम जो परिवार के लोग अभी भी इंसाफ चाहते हैं, पूरा देश भी इंसाफ चाहता है और लगातार सरकार इस पर काम भी कर रही है और सरकार की तरफ से खुली छूट है कि सैनिक को पूरी छूट है, वो समय और सीमा तय करे, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक अटैक करे या फिर जो भी जिस तरीके की उनको लगे, वो हमला कर सकते हैं। लेकिन अजय राय का बीच में इस तरह का बयान आना कहीं न कहीं सरकार के साथ-साथ जो सैनिक है, उनके मनोबल कहीं न कहीं डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार के तमाम नेता भी कह रहे हैं कि राफेल नहीं, ये बल्कि सैनिक पर सीधा-सीधा आलोचना है। सैनिकों के ऊपर एक सवाल खड़ा किया गया कि आखिर सैनिक क्या कर रही है? और अजय राय कह रहे हैं कि हम अपने बयान पर अभी भी कायम हैं और हम सरकार की सिर्फ आँखें खोलना चाहते थे। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कहीं जमील, अजय राय का ये बयान पाकिस्तान के भी टीवी चैनलों पे चल रहा था। हाँ, बिल्कुल, देखिए अजय राय के ये बयान पाकिस्तान के भी चैनलों पे चले हैं, तो ये कहीं न कहीं ये द देश के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि देश में हम चाहते हैं कि इस समय सारी पार्टियाँ एक साथ अगर मिलकर रहें तभी देश मजबूत होगा और देश तभी पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर पूरा देश ये चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर ही कार्रवाई हो और सरकार भी लगातार पूरी तैयारियाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उस पर मंथन कर रहे हैं और रक्षा मंत्री भी लगातार मंथन, उनका भी ये बयान है कि इस तरह से जाया नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और लगातार ये कोशिश की जा रही है, लगातार ये छूट भी है हमारे भारतीय सैनिकों के ऊपर कि आप समय और सीमा तय करें और उसके बाद कार्रवाई करें। तो अजय राय के बयान कहीं न कहीं सुर्खियों में रहा है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान भी उसे अपने टीवी चैनल पर लेकर आया। आखिर कि अजय राय जो दिखा रहे हैं कि राफेल में नींबू और मिर्च, आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? और जमील, जिस तरीके का ये बयान अजय राय की तरफ से दिया गया, अजय राय को भी एहसास नहीं होगा कि उनका ये बयान मीडिया की इतनी बड़ी सुर्खियां बन जाएगा, उन्हें इनडायरेक्टली अपने बयान को खंडन करना पड़ेगा। देखिए, अजय राय कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि ये मेरा नींबू नहीं है, ना मेरा मिर्च है। ये जब राफेल जब खरीद बाहर से आया था, तो उसके बाद उसमें खुद रक्षा मंत्री उस समय जब वहाँ पर पहुँचे थे, तो उन्होंने बाकायदा हरी मिर्च और नींबू लगाकर उसे मतलब एक तरीके से जनता के बीच में लाए थे। तो उन्होंने यही कहा कि आखिर ये कब नींबू मिर्च हटेंगे और कब पाकिस्तान के ऊपर हमला होंगे? राफेल सिर्फ नुमाइश के लिए आया है या फिर इतनी बड़ी घटना पहलगाम के घटने के बाद अभी भी आतंकवादियों को नहीं बख्शा गया या फिर उन्हें उनके ऊपर हमला नहीं किया गया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो उनका यही कहना था कि जनता चाहती है, देश चाहता है कि आतंकवादी के ऊपर कब कार्रवाई हो और आतंकवादियों को पनाह देने वाले के ऊपर कब कार्रवाई हो। तो ये आज भी वो अपने बयान पर अटल है और उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि हम सरकार को बस एक आईना या फिर यूँ कहें कि ये बस उनकी आँखें खोलना चाहते थे। ठीक है जमील, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, डिटेल में हमारे दर्शकों तक तमाम जो जानकारियां हैं उनको पहुंचाने के लिए। अगली खबर फिरोजाबाद से आपको बताएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा है कि सरकार सख्ती के साथ पाकिस्तान से निपटे, इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना पर देश कार्रवाई चाहता है और आप देख लेना कि सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। पहलगाम हमले पर रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान आया है। सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, देश कार्रवाई चाहता है लेकिन केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, आप ये बात देख लेना। ये बड़ी खबर है फिरोजाबाद से आपके टीवी स्क्रीन पर। तो फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूरा मामला सामने आया है।
सौरभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से सीधे जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ कहा प्रोफेसर साहब ने? कुल सवाब देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव इस पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए थे और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पहलगांव अटैक को लेकर, पहलगांव पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसको लेकर पूरा देश चाहता है कार्रवाई हो, लेकिन ये सरकार जो है कार्रवाई नहीं करेगी। सीधे तौर पर उन्होंने ये एक तरीके से बड़े आरोप कह लीजिए, सरकार को घेरना कह लीजिए। उन्होंने कहा, वहीं जातीय जनगणना पर भी उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना केवल बंगाल और बिहार के चुनाव के लिए घोषणा की गई है, लेकिन इसको भी जो है जुबली अमला नहीं पहनाया जाएगा। इस पर भी संदेह जताया। उन्होंने कहा इस पर भी हमें संदेह है। वहीं पहलगांव को लेकर जिस तरीके से पूरा देश मांग कर रहा है कि भाई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनका कहना यह है कि सरकार कह रही है लेकिन कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप देख लेना। मीडिया ने जब सवाल किया कि पहलगांव में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे, तो उनका कहना साफ तौर पे यही है कि सरकार आप देख लेना, कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी। शबाब। और सौरभ, अब तो ये बयान फिर बीजेपी के लिए भी बड़ा सबब बन गया होगा। बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई इस पूरे रामगोपाल के बयान के बाद? देखिए, अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि कल शाम को एक कार्यक्रम में, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में यहाँ पे बतौर मुख्य अतिथि रामगोपाल यादव आए। उन्होंने यहाँ स्टेटमेंट दिया, ये मीडिया की सुर्खियां बन रहा है स्टेटमेंट, लेकिन अभी सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया है रामगोपाल यादव ने, लेकिन अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार तैयारी कर रही है इसमें कोई दो राह नहीं। जिस तरीके की तैयारियां लगातार चल रही हैं, लगातार सेना को छूट दी गई है, निर्णय लेना होगा सेना को, लेकिन वहीं रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि कार्रवाई कोई भी नहीं होगी। ठीक है, नजर बना रखिए खबर पर, जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। अगली खबर अमरोहा से आपको बताएंगे, जहां पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी को जान से मारने की धमकी दी गई। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मोहम्मद शमी को मेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। शमी के भाई हसीब ने इस मामले में पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अमरोहा से मोहम्मद शमी का पैतृक घर है यहाँ पर, और यहीं पर मेल के ज़रिए उनके भाई ने इस बात की जो तहरीर दी है, मेल के ज़रिए ये जान से मारने की धमकी दी गई है मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी भारतीय क्रिकेटर, और उनकी जान लेने की बात मेल में कही गई है। फिलहाल इसके फ़ौरन बाद उनके भाई हसीब ने पुलिस को एक तहरीर दे दी है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अमरोहा से ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। मोहम्मद शमी को जान से मारने की धमकी दी गई है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए अमरोहा से। अरुण, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, क्रिकेटर मोहम्मद शमी को एक मेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है, और इस मामले में उनके जो भाई हैं हसीब ने अमरोहा के साइबर थाने में एप्लीकेशन दी, और पुलिस ने इसमें जो मुकदमा दर्ज किया है, और मेल में ये कहा गया है कि तुझे जान से मार देंगे, और सरकार का भी हमें कोई डर नहीं, सरकार भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बताया जा रहा है। मेल राजपूत सेंगर नाम के एक व्यक्ति ने मेल दी है, और इसमें 1 करोड़ रुपए की भी जो बात है वो कही गई है। 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। अगर 1 करोड़ रुपए नहीं देते हो तो आपकी हत्या कर देंगे, और जो लाश को बैग में भर के फेंक देंगे, इस चीज का जिक्र किया गया है। इस मामले में एसपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, और जो आरोपी है उसकी तलाश के लिए पुलिस जुट गई है। जी, ये मेल पर्सनली शमी की मेल आईडी को आया है या उनके भाई को भेजा गया है? और डोमेन क्या बता रहा है? साइबर सेल कुछ एक्टिव हुई है? कहाँ से ये मेल भेजा गया है? बिल्कुल, देखिए, शमी की पर्सनल मेल पर ये धमकी भरा मेल भेजा गया है, और शमी ने ही अपने जो बड़े भाई हैं हसीब, उनको इस बात की जानकारी दी, और उन्होंने साइबर थाने में एप्लीकेशन दी है। फिलहाल उसका आईपी एड्रेस, कहाँ से मेल भेजा गया है, इसकी जो जांच पड़ताल है पुलिस कर रही है।
और एसपी का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी समी को इस प्रकार के मेल और तमाम जो कंट्रोवर्सी हैं वो लगातार चलती रहती हैं। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर बहराइच से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर अवैध मदरसों पर लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है। आज 9 अवैध मदरसों को जमींदोज किया गया। बताया जा रहा है कि ये सभी मदरसे सरकारी ज़मीन पर बने हुए थे। अवैध मदरसों पर प्रशासन का बुलडोज़र चल रहा है। 9 उन मदरसों को जमींदोज किया गया, सील किया गया जो सरकारी ज़मीन पर बने हुए थे। पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और प्रशासन ने इस बात का साफ संदेश दे दिया है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बहराइच में अवैध मदरसों पर एक्शन जो है वो जारी है और इन एक्शन में आज 9 मदरसों को बुलडोज़र की कार्रवाई के चलते ध्वस्त किया गया। कई मदरसों को सील भी किया गया है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संजय हमारे सहयोगी इसी खबर पर बहराइच से सीधे जुड़ गए हैं। संजय, क्या है डिटेल जानकारी? अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगातार एक सप्ताह से ये जांच टीम के द्वारा मदरसों की जांच की जा रही है। अवैध मदरसों के खिलाफ काउंटर चल रहा है और अब तक आपको मैं बताऊं कि अभी शाम यानी कि तकरीबन 5 मिनट पहले तक 10 मदरसे अब तक जो है वो सील किए जा चुके हैं और जितने भी मदरसे सरकारी जमीन पर बने हैं उन मदरसों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कवायद शुरू कर दी गई है और जल्द ही ये उम्मीद की जा रही है, जल्द ही ये कहा जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि इन मदरसों पे बुलडोजर गरजेगा। तो जारी कर दिया है कि जितने भी अवैध मदरसे हैं जो नेपाल सीमा से सटे हुए हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा लगातार जांच टीम जो है वो मौके पर पहुंच रही है, पहुंचने के बाद कार्रवाई करेगी। क्योंकि बहराइच का क्षेत्र काफी बड़ा है, बहराइच का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल नेपाल से जुड़ा हुआ है। ऐसे में मदरसों के पास पहुंचने के बाद कार्रवाई करने में निश्चित तौर पर थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन लगातार जो है वो कार्रवाई जारी है। इसको लेकर के मदरसा संचालकों में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। हालांकि कुछ मदरसा संचालकों ने साफ तौर पर यह भी कहा कि अधिकारी पहुंचने के बाद सीधे कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इंडिया न्यूज की टीम ने लगातार मदरसा संचालकों से बात भी किया और अधिकारियों से भी बातचीत किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर आपको बरेली से बताएंगे, जहां पर मोबाइल की लत ने 2 बच्चों की जान ली। बताया जा रहा है कि ये दोनों बच्चे कान में ईयरफोन लगाकर रेल की पटरी पर चल रहे थे। पीछे से ट्रेन आ गई और ट्रेन के आने से ये दोनों की जान चली गई। दोनों बच्चे ट्रेन से कट गए। इज्जत नगर रेलवे स्टेशन के पास ये घटना घटी है। मोबाइल पर ये दोनों बच्चे कान में ईयरफोन लगाए पटरी पर चल रहे थे। बड़ी लापरवाही, ट्रेन से कटने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दर्दनाक मौत के बाद इलाके में हड़कंप है। बड़ी लापरवाही, कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे, क्या कर रहे थे ईश्वर बेहतर जाने, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी सी लापरवाही बच्चों की जान पर बनाई। दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां पर मोबाइल ने 2 लोगों की जान ले ली। ये दोनों बच्चे कान में मोबाइल का ईयरफोन लगाकर पटरी पर चल रहे थे। पीछे से ट्रेन आ गई और इससे कटकर दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। आलोक हमारे साथ, हमारे सहयोगी बरेली से सीधे जुड़ गए हैं। आलोक, क्या जानकारी है इस पूरी? आज आपको बताते हैं, आज सुबह की घटना है बरेली में। जो 2 बच्चे थे, एक का उम्र 14 साल थी, दूसरे की 11 वर्ष थे। वो दोनों बच्चे आज सुबह बाल कटवाने के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन उन्होंने अपने कान में हेडफोन लगा रखा था दोनों ने, जिससे कि वो फाटक से ना होकर रेलवे लाइन से होते हुए गुजर रहे थे और रेलवे लाइन के दूसरी तरफ जो मार्केट है उसमें बाल कटवाने जा रहे थे। और उधर से ट्रेन आ रही थी। काफी लोगों ने उनसे कहा भी, जो आवाज भी दी, लेकिन चूंकि हेडफोन
लगा होने के कारण और तेज आवाज में कुछ गाना या आदि कुछ सुन रहे होंगे, उसके कारण उनको आवाज नहीं सुनाई पड़ी। और लगातार ट्रेन का जो पायलट था वो भी हॉर्न दे रहा था, लेकिन उनको तब भी आवाज सुनाई नहीं पड़ी। और अंततः ये हुआ कि एक बड़ी दुर्घटना हो गई और दोनों बच्चे ट्रेन से कट गए, जिससे कि पूरे बरेली में और उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है और शोक का लहर वहां पर दौड़ रही है। ठीक है, आप नज़र बनाए रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। बेहद दर्दनाक हादसा, छोटी सी लापरवाही जान पर बनाई। अगली खबर दिल्ली से बताएंगे आपको। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है और बारिश और तेज़ आंधी के चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली में और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी ओले गिरने की संभावना जताई गई है। फिलहाल इस मौसम के बदले मिजाज से यूपी के कई शहरों में मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है, गर्मी से निजात मिली है लोगों को। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी से, बड़ी खबर इस वक्त आपके। मौसम का मिजाज बदला है दिल्ली एनसीआर में और मौसम के बदले मिजाज के बाद दिल्ली एनसीआर से सटे तमाम इलाकों में मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है और उत्तराखंड में ओले गिरने की भी संभावनाएं जताई गई। महेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं नोएडा से। महेंद्र, क्या है मौसम का मिजाज? बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ के लोगों को काफी गर्मी से राहत मिली है। जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले एक सप्ताह पहले कि सड़कों पे लोग निकल नहीं रहे थे क्योंकि टेम्परेचर था 40 के पार पहुंच जाता था। सुबह 7 बजे से ही गर्मी का एहसास होने लगता था, मगर अब की बात करें तो अब सुबह शाम लोगों को ठंड लगने लग गई। यानी कि जो एसी चलाए जा रहे थे उसको अब बंद कर दिया गया और बताया जा रहा है कि 10 मई तक इसी तरह का जो मौसम है दिल्ली एनसीआर में बना रहेगा। और ऐसे में इस मौसम का लोग काफी लुत्फ भी उठा रहे हैं। हमने देखा था यही वो समय था जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, उसके बाद वो घर से बाहर निकलते थे। मगर जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन देखा गया, खासतौर पे दिल्ली एनसीआर में अगर बात करें तो यहाँ काफी धूप निकलती थी, काफी ह्यूमिडिटी होती थी। बाहर लोग निकलने से पहले 100 बार सोचते थे, मगर लगातार हम देख रहे हैं सुबह शाम बारिश होती है या जो मौसम है बिल्कुल बदल जाता है। जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 24 से 26 होता है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 32-34 दर्ज किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं इस मौसम से। और आईएमडी ने साफ तौर पर जाहिर कहा है कि देखिए 10 मई को इसी तरह का जो मौसम है बना रहेगा, बीच बीच में रुक रुक के बारिश होगी। और इसके साथ साथ बारिश के साथ साथ जो पॉल्यूशन है उसमें भी काफी लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया था वो अब 180 और 200 के आसपास दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ आईएमडी ने यह भी कहा कि कल जैसे मंगलवार को बारिश होने की पूरी संभावना है। ऐसे में हम यही कहेंगे कि अगर आपका कुछ काम बाहर है और कुछ जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकले, क्योंकि कल बारिश के पूरा अनुमान जताया गया है। और ऐसे में इस मौसम में थोड़ी तकलीफ ये हो रही है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे खासकर पर न्यू बॉर्न बेबी हैं, वो काफी बीमार पड़ रहे हैं। उनको जो है बुखार खांसी और कह सकते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी बुखार खांसी की समस्या आ रही है। तो कोशिश करें कि ठंडे पानी से जो ठंडा खाने पीने का सामान होता है उसका सेवन ना करें और जो गर्म पानी है उसको लगातार लेते रहे। क्योंकि जो बीमारी है, अगर आप बीमार पड़ रहे हैं तो कम से कम 1 हफ्ता तक आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने होंगे। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि सुबह शाम जो ठंड है, लोग जो टी शर्ट में घूम रहे थे बाहर, वो अब फुल बाजू के कपड़े पहन रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पूरे दिन चाय की चुस्की ले। मगर जिस तरीके से पहाड़ों में भी बर्फबारी हो रही है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश हुई, उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखा और ये असर आने वाले 10 तारीख तक दिखेगा। उसके बाद जो है गर्मी काफी पड़ेगी, मगर उससे पहले दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में कैमरा सहयोगी अरशद के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।